दिल फूलों की बस्ती किस्त नंबर 8। मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हें उकसा नहीं रही, बल्कि तुम पर तुम्हारी अहमियत वाज़िया कर रही हूँ। मैट्रिक से पोजीशन लेती आ रही हो, मज़ीद कामयाबियाँ तुम्हारी मुंतज़िर हैं। स्कॉलरशिप पर FRCS के लिए बाहर जा सकती हो। लेकिन मैं जानती हूँ अम्मा जी और अब्बा जी हरगिज़ तुम्हें बाहर नहीं जाने देंगे। इसके बरक्स देखना, वो तुम्हारी शादी पर जोर देंगे। और मैं ये नहीं कह रही कि शादी नहीं करना, ज़रूर करना, लेकिन ऐसे शख्स के साथ जो तुम्हारी सलाहियतों का एतराफ़ करने के साथ इन्हें इस्तेमाल करने की तुम्हें पूरी आज़ादी दे। और ऐसा शख्स तुम्हारा हम पेशा ही हो सकता है। उन्होंने कुछ देर खामोश होकर टटोलती हुई नज़रों से उसे देखा, फिर राजदारी से पूछने लगीं, इस अरसे में किसी ने प्रपोज तो किया होगा तुम्हें? उसे बहुत शर्म आई, क्योंकि नबीला भाभी के साथ उसकी बेतकल्फ़ी नहीं थी। सर झुकाकर धीरे से बोली, नहीं भाभी, इसमें कसूर किसका है? सरासर तुम्हारा, क्योंकि किताबों से हटकर कभी इधर उधर देखा ही नहीं होगा तुमने। नबीला भाभी यूं अफसोस से बोलीं जैसे उसने वक्त गंवाया हो। शायद ऐसा ही है, उसने इतराफ़ किया। शायद नहीं, यकीनन। बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम्हें। और बताओ तो कौन सा तमगा मिल जाएगा तुम्हें, या डिग्री के साथ एजाज़ी सनद मिलेगी? नबीला भाभी जल कर बोलीं, और वो बामुश्किल अपनी हंसी रोक पाई। फिर एक तरफ से अपनी जान छुड़ाने की खातिर उनके हाथ थाम कर बोली, भाभी आपके होते हुए मुझे क्या ज़रूरत है अपने बारे में सोचने की, सदके तुम्हारी सादतमंदी के। नबीला भाभी का अंदाज बता रहा था कि इन्हें इसकी बात पसंद नहीं आई। मज़ीद कहने का इरादा तर्क करते हुए उठ खड़ी हुई, फिर दरवाजे तक जाकर पलट कर बोलीं, सुनो, मेरी बातों पर संजीदगी से गौर करना। जी, उसने फ़ौरन सर हिलाया और उनके जाते ही गहरी सांस खींचकर बेड की पट्टी पर सर रख लिया। उसे नबीला भाभी की बातों से इख्तिलाफ़ नहीं था, लेकिन इत्तफ़ाक़ करते हुए भी वो खुद को बेबस महसूस कर रही थी। ये सही है कि गुज़िश्ता 4 सालों में उसने किताबों से हटकर कभी इधर उधर देखा ही नहीं था, और गो के अभी वक्त उसकी दस्तरस में था। लेकिन अब वो कहाँ देखती, यहाँ वहाँ हर तरफ एक ही चेहरा था, जिसके बारे में वो सिर्फ इतना जानती थी कि उसका नाम शाह सिकंदर हयात है। हालांकि उस रोज़ वो क्लिनिक से ही रुखसत नहीं हो गया था, बल्कि उसे और अदील भाई को घर तक छोड़ने आया था। और अदील भाई उससे इतने मुतासिर हुए थे कि ना सिर्फ उसे बिठाया, बल्कि उसकी खातिर मदारत भी की थी। अब्बा जी भी उससे मिले थे, और जाहिर है उसने अपने बारे में बहुत कुछ बताया होगा, लेकिन वो क्योंकि उस रोज़ से अपने कमरे ही तक महदूद थी, इसलिए कुछ ज़्यादा नहीं जान सकी थी। अलबत्ता अपने आप उसके बारे में बहुत कुछ सोच डाला था, बल्कि ये कहना चाहिए कि वो उसकी हर सोच पर अपना नाम लिख गया था। क्लासेस ऑफ होते ही उसने लाइब्रेरी का रुख किया। 5 दिन की गैर हाजिरी से वाकई उसका बहुत नुकसान हुआ था, और अम्मा जी तो आज भी उसे नहीं आने दे रही थीं, लेकिन वो ज़िद करके चली आई। साथ ही अम्मा जी से ये भी कह आई थी कि उसकी वापसी देर में होगी, क्योंकि उसे गुज़िश्ता दिनों के नोट्स उतारने थे। लाइब्रेरी में उस वक्त खासा सुकून था। जितने स्टूडेंट मौजूद थे सब अपने काम में मसरूफ़ थे। वो एक नज़र में सबका जायज़ा लेकर आखिरी टेबल पर आ बैठी और फाइल खोलकर अपने काम में मसरूफ़ हुई, तो वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। 4 बज चुके थे और मुसलसल लिखते लिखते उसकी उंगलियां दुखने लगी थीं। फिर भी उसने हाथ नहीं रोका, क्योंकि अब 2-3 सफ़े लिखने रह गए थे, और कल पर छोड़ने की बजाय उसने सोचा उसी वक्त मुकम्मल कर ले। वक्त गुजरने का एहसास भी था। जब ही वो और तेज़ हाथ चलाने लगी, तभी उसकी नज़रों के ऐन सामने वो घड़ी आ गई जिसके खोने या कहीं रोड पर गिरने का मलाल उसके अंदर से रुखसत नहीं होता था। उसका चलता हुआ हाथ रुक गया और बेख्तियार सर ऊंचा किया तो बहुत करीब शाह सिकंदर हयात होंठों पर दिलफरेब मुस्कुराहट दबाए खड़ा था। सरा सीमा सी आप कहने की कोशिश में उसके होंठ नीम वाह होकर रह गए। जी शाह सिकंदर हयात,
वो एक हाथ सीने पे रखकर जरा सा झुका तो वो उस पर से नजरें हटाकर अपनी घड़ी हाथ में लेकर पूछने लगी, ये आपको कहाँ से मिली? उस रोज़ मेरे पास रह गई थी, बल्कि मैंने कस्तन अपने पास रख ली थी। शाह सिकंदर हयात ने साफ गोई से कहा। क्यों? दोबारा मुलाकात को बहाना चाहिए था। इतनी जुर्रत पर उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। लेकिन वो कमज़ोर लड़की नहीं थी, ना ही इतनी जल्दी खुद को उस पर अया करना चाहती थी। जब ही लहजे में कदरे नागवारी समोकर बोली, क्यों? ये तो आप अपने आप से पूछें, वो कहते हुए उसके दाएं जानिब कुर्सी खींचकर बैठ गया। तो उसने एक लहजे को उसे देखा, फिर गोया बात ख़त्म करने की गर्ज से बोली, बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किस बात का? घड़ी लौटाने का। वो कुछ बेनियाजी से कहकर अपनी चीज़ें समेटने लगी। अंदाज ऐसा था जैसे अभी उठकर चल देगी, और वाकई फाइल सीने से लगाकर खड़ी हो गई तो वो एकदम संजीदा होकर बोला, उन्हें मिस, मैं इतनी दूर से आपको सिर्फ घड़ी लौटाने नहीं आया। वो फिर कुछ कहते कहते रह गई और इधर उधर देखकर बोली, मेरा ख्याल है यहाँ बैठना मुनासिब नहीं है। मेरा भी यही ख्याल है। वो फौरन खड़ा हो गया। दोनों बाहर निकल कर आए। तब वो कहने लगा, मैं पहले आपके घर गया था, वहाँ आपके अब्बा जी से मुलाकात हुई। उनसे मैंने आपके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया आप यहाँ मिलेंगी। जी, वो वाकई बेहद हैरान हुई। आपने अब्बा जी से मेरे बारे में पूछा? क्यों नहीं पूछना चाहिए था? वो बज़ाहिर बहुत संजीदगी से पूछ रहा था, लेकिन उसकी आंखों में चमकती शोखी छुपी नहीं रह सकी, जिस पर वो खफगी से देखने लगी। तो ज़रा सा हंसकर वो कहने लगा, बस ज़रा सी गलती हो गई है। असल बात कुछ यूँ है कि मैंने आपके अब्बा जी से आपकी खैरियत मालूम की थी, जिस पर उन्होंने बताया कि आप बिल्कुल ठीक हैं और आज कॉलेज भी गई हैं, और आप सीधे यहाँ चले आए। वो फ़ौरन बोली, बुरा लगा आपको मेरा आना? एक पल में वो उसे अपनी गिरफ्त में ले गया और उसके लिए ख़ुद को छुपाना नामुमकिन नहीं रहा। जान गई, ख्वाह कितनी भी कोशिश कर ले कामयाबी नहीं होगी। सर झुकाकर धीरे से बोली, नहीं शुक्रिया। वो बेहद सरशार हो गया। फिर अपनी गाड़ी की तरफ इशारा करके बोला, चलिए आपको घर ड्रॉप कर दूं। नो थैंक्स, मैं चली जाऊंगी। उसने सहूलत से मना किया तो शाह सिकंदर हयात ने मज़ीद इसरार नहीं किया और कुछ देर रुक कर कहने लगा, मुझे आपसे कुछ कहना है, लेकिन अभी ना वक्त है ना ये जगह मुनासिब है। मैं फिर आऊँगा। कब? दिन और वक्त आप बता दें, जगह मैं तय करूँगा। उसकी बात पर वो शशोपन में पड़ गई। वो जज्बाती लड़की नहीं थी जो आंखें बंद करके उसकी बात मान लेती, और मुश्किल ये थी कि उसे मायूस भी नहीं करना चाहती थी। बहुत सोच कर बोली, मेरा ख्याल है आप मेरे घर का रास्ता देख चुके हैं, किसी दिन भी आ जाइए। आपने शायद ठीक से मेरी बात सुनी नहीं। जगह मैं तय करूँगा, आप सिर्फ दिन और वक्त बताएं। उसने जोर देकर कहा तो वो बेबसी से बोली, मैं नहीं बता सकती, और उसने क्यों का सवाल ही नहीं उठाया। खुद ही तय करके बोला, ठीक है, आज ही के दिन जब घड़ी की सुइयां AM से निकलकर PM की तरफ पहला कदम बढ़ाएंगी, याद रखिएगा। खुदा हाफिज। वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया और बहुत खामोशी से उसे जाते हुए देख रही थी। उसकी गाड़ी नज़रों से ओझल हो गई। तब अपनी तरफ देखते हुए वो जैसे होश में आ गई, और घर आने तक वो ये सोचकर खुद को सख्त सुस्त कहती रही कि इतनी देर बातें करने के बावजूद भी वो उसके बारे में कुछ नहीं जान सकी थी, यानी अभी भी वो उसके लिए सवालिया निशान बना हुआ था। फिर घर के गेट में दाखिल होते हुए उसे याद आया कि उसके पास आने से पहले वो यहाँ से होकर गया है। उसने तो यही कहा था, अब पता नहीं सच कहा था या महज उसे छेड़ना मकसूद था। वो बहरहाल कुछ कंफ्यूज सी हो गई कि उसकी आमद को कहीं कोई उससे तो मंसूब नहीं कर रहा। ये शायद उसके दिल का चोर था जो वो सीधी अपने कमरे में चली आई।